हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शकील अहमद आपके पूर्ण स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपका स्वागत करता हूं एकेडेमिया क्लासेस पर, जहां पे हम इस वक्त करते हैं रोजाना के करंट अफेयर्स। तो डेली न्यूज़ बुलेटिन लेके आपके सामने पेश हूं मैं, और 9 मई का करंट अफेयर्स आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि रोजाना सुबह 8 बजे उठते ही आपको जो नोटिफिकेशन मिले वो डेली की न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए और आप अपने दिन की शुरुआत करें एक बेहतरीन कंटेंट के साथ और पूरे दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए सबसे पहले चलते हैं एक मोटिवेशन पे और बात करते हैं कि अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। तो अगर आपने कुछ सोचा है और पढ़ाई शुरू की है कि हाँ मुझे ये ऑफिसर बनना है, एसएससी करना है या यूपीएससी आप कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो यकीन मानिए अगर आपने सोच लिया है तो आप कर भी सकते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको इस सेशन के सबसे लास्ट में देने वाला हूँ। एक ऐसे पर्सन की बात करने वाले हैं जिसने इन लाइनों को सच करके दिखाया है। ओके, तो आज बढ़ते हैं पहले अपनी न्यूज की तरफ। कल की एक भूल सुधार कर लेते हैं। कल हमने बात की थी आत्मन एआई के बारे में। मैंने आपको बताया कि आत्मन एआई एक टूल है, एक टेस्टिंग टूल है जिसे डीआरडीओ और डीआरडीओ की ही एक लैब है CAIR, है ना, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। तो मैंने आपको ये बताया कि इसको इसने बनाया और डीआरडीओ और CAIR के बारे में हम बात करके आगे बढ़ गए थे। तो मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि एक्चुअली ये आत्मन टूल क्या है। देखिए, आत्मन टूल जो है ATMAN, आत्मन और AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आत्मन एक ऐसा टूल है जिसको डीआरडीओ ने बनाया है। ये एक तरह से आपकी टेस्टिंग करता है कोविड-19 की। कोविड-19 टेस्टिंग का टूल है और ये आपकी चेस्ट में पता कर लेता है कि आपको कोविड-19 है या नहीं है। यानी आपकी चेस्ट का एक्सरे देख के ये बता देगा कि क्या इस जिस चेस्ट का ये एक्सरे है उस व्यक्ति को कोरोना वायरस है या नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल डेवलप किया गया है CAIR और डीआरडीओ के द्वारा। इससे क्या होगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे कोविड-19 की टेस्टिंग बहुत महंगी है या जहां तक अभी तक टेस्टिंग की पहुंच नहीं है, उन लोगों के लिए आत्मन टूल इतना अच्छा और इतना फायदेमंद होगा कि सिर्फ चेस्ट का एक्सरे देख के आत्मन टूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उनको बता देगा कि इस व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस संक्रमण है या नहीं है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टूल है, डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है, एग्जाम में जरूर व जरूर पूछा जाएगा। डीआरडीओ ने ही एक बहुत बेहतरीन चीज और विकसित कर दी है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, डीआरडीओ बहुत बेहतरीन काम कर रहा है कोविड एरा के अंदर, और ये एक दवा इन्होंने डेवलप की है। दवा है 2DG, एक दवा बहुत चर्चा में चल रही है आजकल 2DG। ये एंटी कोविड ड्रग है, यानी कोविड से संबंधित एक दवा है जो कोविड के प्रसार को, कोविड के संक्रमण को बहुत काफी हद तक कम करने में मदद करती है। देखो यहाँ पे पिक में आपको नजर आ रहा होगा, ये ऑक्सीजन का लेवल बहुत आसानी से नहीं गिरने देती है। अगर आप 2DG यूज कर रहे हो, आप कोविड के पेशेंट हो गए हो, तो ऑक्सीजन लेवल आपका बहुत तेजी से नहीं गिर जाएगा कि आपकी मृत्यु की संभावना वहां पे बन जाए, है ना। तो 2DG का पहले तो पूरा नाम देख लेते हैं। इसको कहा गया 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ये है इसका पूरा नाम, शॉर्ट में इसको जान रहे हैं हम 2DG। अभी ये खबरों में इसलिए है कि इसके फायदे को देखते हुए हमारा जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है DCGI, इन्होंने इस दवा के उपयोग की अनुमति दे दी है। और अब इस दवा का उपयोग बिल्कुल अप्रूवल के साथ किया जाएगा। डॉक्टर इसको रिकमेंड करेंगे और कहीं ना कहीं भारत के हालात बहुत बेहतर होने वाले हैं इस दवा के विकास होने के बाद। तो इसको विकसित किसने किया है? ऑब्वियसली डीआरडीओ ने किया है। लेकिन देखिए, डीआरडीओ की बहुत सारी लेबोरेटरीज है। जैसे हमने देखा ना, आत्मन टूल डेवलप किया था CAIR ने, वैसे ही डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी है जिसको हम कह सकते हैं शॉर्ट में इनमास। इसने डेवलप किया है इसको। इसका क्या नाम है फुल फॉर्म? इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज। ओके, वापस बोल रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज।
तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ये है हमारे डीआरडीओ की मेहनत और एक बेहतरीन एक्टिविटी का नतीजा कि डीआरडीओ लगातार बेहतर चीजें कर रहा है। देखिए नाम तो क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस के सेक्टर में, डिफेंस के क्षेत्र में डेवलपमेंट एंड रिसर्च करने का काम है हमारे डीआरडीओ का, लेकिन इस वक्त हमारे हेल्थ सेक्टर को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है डीआरडीओ। तो आपको याद होना चाहिए, आपको बिल्कुल जरूर इसके बारे में पूछ लिया जाएगा। फिर बात करते हैं प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स की। देखिए ये हर तिमाही में जारी किया जाता है, तो 2021 की पहली तिमाही का जारी हो चुका है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स। पहली तिमाही, तिमाही का मतलब हर 3-3 महीने में, तो एक वर्ष में कितनी बार होगा, 4 बार होगा, 1 2 3 4 है ना। तो अभी जो पहला तिमाही है हमारी, उसके लिए जारी किया जा चुका है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स। और ये जारी क्यों किया जाता है, इसका बेसिकली काम ये है कि मुख्य जो आवासीय संपत्तियां है ना, जिससे हम कहते हैं होम एसेट्स वगैरह जो होती है, मुख्य आवासीय संपत्तियों के मूल्यों में होने वाले बदलाव को मापता है ये, कि कौन से शहरों में जो वहाँ की आवासीय संपत्तियां है, रहने की जो संपत्तियां है, उनके मूल्यों में हर तिमाही में कितना बदलाव हो जाता है। तो अगर इसका एक मुख्य उद्देश्य इसका देखा जाए तो ये क्या करता है, मुख्य आवासीय संपत्तियों के मूल्यों में होने वाले बदलावों को मापता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हर 3 महीनों के अंदर जारी किया जाता है। 2021 के पहले तिमाही के लिए जारी किया गया है। तो आपको ये डाटा बहुत ज्यादा याद नहीं रखना होता, क्योंकि आपको सिर्फ 3 महीने तक ये डाटा याद रखना होगा। अगले 3 महीने के बाद फिर से प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स दूसरी तिमाही का आ जाएगा, तो आपको वो डाटा फिर से याद करना होगा। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ इतनी याद रखनी है कि फर्स्ट कौन है यहाँ पे, और भारत के कौन कौन से शहर इसके अंदर शामिल है, कौन कौन सी रैंक पे। तो देखिए फर्स्ट जो शहर है वो है शेंजेन। शेंजेन चाइना का शहर है, ये है पहले नंबर पे। और सेकंड की अगर बात कर लें तो सेकंड का भी चाइना का एक शहर है शंघाई, ये भी चाइना का है। भारत के 3 शहर इस रैंकिंग में है, इस इंडेक्स में है। पहला है दिल्ली, दिल्ली की जो रैंकिंग है वो है 32। फिर है मुंबई, मुंबई की रैंकिंग 36 है। और 40 रैंकिंग के साथ बेंगलुरु है भारत का तीसरा शहर इस इंडेक्स के अंदर। ओके, ये बात हो गई। कौन जारी करता है, तो जारी करता है नाइट फ्रैंक, एक संस्था है नाइट फ्रैंक। नाइट फ्रैंक के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ओके, फिर बात करते हैं अगली हेडिंग की तरफ, यूरोपीय परिषद की बैठक। देखिए हम सब जानते हैं यूरोपीय देशों का एक यूरोपियन यूनियन है, जिसे ईयू कहते हैं, 27 देश हैं उसके अंदर। तो ईयू की एक अंग है यूरोपीय परिषद, यूरोपियन काउंसिल, काउंसिल ऑफ यूरोपियंस है ना। तो यूरोपियन काउंसिल की अभी बैठक हुई थी, तो इस बैठक की मेजबानी कौन कर रहा है, देखिए ये यहाँ पे बैठक हो रही है और हमारे प्रधानमंत्री ने भी इसमें वर्चुअली इसके अंदर भाग लिया है। तो इसकी बैठक आयोजित किसने करवाई, आयोजित करवाई गई पुर्तगाल में। और आपको बता दें यूरोपीय परिषद की अभी अध्यक्षता पुर्तगाल कर रहा है, इसलिए पुर्तगाल के द्वारा आयोजित करवाई गई। अध्यक्षता किसके पास है, पुर्तगाल। हर कुछ समय के लिए हर देश के पास, यूरोपियन यूनियन के हर देश के पास ये अध्यक्षता जाती रहती है, अध्यक्षता चेंज होती रहती है। अभी वर्तमान में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, पुर्तगाल कंट्री कर रहा है। इसलिए इस बैठक की अध्यक्षता पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर ने की, और पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर है एंटोनियो कोस्टा, एंटोनियो कोस्टा। तो आपसे पूछा जा सकता है, एक तो पर्सन का नाम दिया जा सकता है कि यूरोपीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, पुर्तगाल ने, या फिर पर्सन का नाम देता है तो पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर है एंटोनियो कोस्टा, इन्होंने की थी। अब इसके यूरोपियन परिषद के वैसे अध्यक्ष कौन है, एज अ ऑर्गेनाइजेशन इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं चार्ल्स मिशेल, चार्ल्स मिशेल।
और इन चार्ल्स मिशेल ने भारत को आमंत्रित किया था, भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था इस बैठक में भाग लेने के लिए। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। 8 मई को ये बैठक हुई है, यानी कल ही के दिन, और आज हम इसकी बात कर रहे हैं। अध्यक्षता पुर्तगाल के पास है, तो पुर्तगाल की राजधानी बता देंगे आप। पुर्तगाल की राजधानी आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता देंगे। एक पर्सन है और यूरो यहाँ की करेंसी होगी, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन के देश है उन सभी देशों की एक ही करेंसी है यूरो। तो ये तो आपको पता है। कैपिटल आप मुझे कमेंट करके बता देंगे। एक पर्सन और हैं जिनका नाम आपको याद रखना चाहिए पुर्तगाल से, एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। और ये हमारे जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ के महासचिव हैं वर्तमान में, एंटोनियो गुटेरस। और ये भी कहां से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से। तो आप मुझे कमेंट करके इसकी राजधानी बता देंगे। हम बात करते हैं अगली हेडिंग की। आगे बढ़ते हैं, रूरल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेचुरल टू कल्चरल। देखिए हमारा जो आईआईटी खड़गपुर है ना, आईआईटी खड़गपुर, तो आपसे यही पूछा जाएगा कि रूरल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसने आयोजित करवाया? तो आईआईटी खड़गपुर ने। और ये जो है रूरल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेचुरल टू कल्चरल, ये विषय था एक सम्मेलन का। आईआईटी खड़गपुर ने क्या किया, अभी 5 और 6 मई यानी 2 दिनों का 2021 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। और इस सम्मेलन का फोकस क्या था? ऑब्वियसली देखो ये सम्मेलन वर्चुअली हो रहा है, आपको नहीं भी कहा जाए ना तो आप बिल्कुल समझा करो कि आजकल सारी चीजें वर्चुअली हो रही है। कोई भी बाहर के देश से आके हमारे यहाँ पे किसी सम्मेलन में भाग लेने वाला नहीं है, ना हम कहीं पे जाने वाले हैं। मोदी जी ने भी क्या किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग ज्वाइन की थी। तो इस सम्मेलन का, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो मेन विषय था, उसका विषय था रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी गांवों में किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए, गांवों की हालात को किस तरह से सुधारे जाए। क्या कह रहा है? फ्रॉम नेचुरल टू कल्चरल, ये विषय था इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का, जिसका आयोजन किया था आईआईटी खड़गपुर ने। 2 दिनों का सम्मेलन था, वर्चुअली था, तो आपको पता होना चाहिए। अगली बात करते हैं अगली हेडिंग की, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100। तो इसको भी लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, अभी इन्होंने लॉन्च किया एक संकल्प हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन। और जयराम ठाकुर ने ये इसलिए लॉन्च की है ताकि हिमाचल प्रदेश के किसी भी पर्सन को कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी जानकारी, कोई भी मदद, किसी भी प्रकार की चीज चाहिए हो, किसी भी प्रकार की सुविधा, कोविड-19 से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी अगर उन्हें प्राप्त करनी हो, तो इस हेल्पलाइन पे को संपर्क करके वो क्या कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं और उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर मैंने आपको बताए थे, बंडारू दत्तात्रेय है यहाँ के गवर्नर। लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। हिमाचल प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क्स आपको पता हो तो बेहतर है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। एक है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली नेशनल पार्क, और एक है खीर गंगा नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क। ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, मुझे लगा आपको पता होना चाहिए तो बता दिया। अगली बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना के बारे में दरअसल 2 न्यूज थी, इसलिए मैंने हेडिंग कुछ नहीं डाली, सिर्फ तेलंगाना लिखा। दोनों न्यूज के बारे में हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। पिक में आपको ड्रोन नजर आ रहा होगा, तो तेलंगाना सरकार को हमारा जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जो एविएशन मिनिस्ट्री है, उसने अभी मंजूरी दे दी है कि तेलंगाना के अंदर वैक्सीन का वितरण अब ड्रोन से किया जा सकता है। वैक्सीन का वितरण
किसके जरिए? ड्रोन से। यानी अब एक जगह से दूसरी जगह जब वैक्सीन पहुंचानी होगी तेलंगाना में किसी हॉस्पिटल से हॉस्पिटल या किसी पर्सन तक, तो तेलंगाना सरकार या तेलंगाना का प्रशासन उस वैक्सीन के वितरण के लिए फिजिकली ना जाके ड्रोन की सहायता से उसका वितरण कर सकेगा। ये मंजूरी दी है हमारे भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हमारे हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी। ओके, एक तो ये न्यूज थी। दूसरी न्यूज थी ग्लाइफोसाइड के बारे में। और ये ग्लाइफोसेट ये क्या है सर? तो आपको पता हो ग्लाइफोसेट एक खरपतवार नाशी है। देखिए, जब हम खेत में कोई फसल उगाते हैं ना, जैसे ये फसल उग रही है, तो इन फसल के बीच बीच में कुछ अनचाहे पेड़ पौधे, अनचाहे चीजें और उगने लगती है जो हमारी फसल को क्या करती है, विकसित नहीं होने देती ठीक से। इसी को कहते हैं खरपतवार। ये बात आप सब जानते हैं, खरपतवार। और इस खरपतवार को मिटाने के लिए कि हमारी फसलों में खरपतवार ना हो, इसलिए एक केमिकल हम कह सकते हैं ग्लाइफोसेट, उसका यूज किया जाता था। लेकिन ये ग्लाइफोसेट जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, इस फसल के लिए भी और मानव के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक है। मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। इसलिए तेलंगाना सरकार ने अभी क्या फैसला लिया है कि ग्लाइफोसेट नाम का जो खरपतवार नाशी है, खरपतवार को मिटाने वाला जो ग्लाइफोसेट है, उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तेलंगाना के खेतों में अब इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि ये मानव स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा हानिकारक प्रभाव पैदा कर रहा था। इसलिए आपको पता होना चाहिए, एक तो ड्रोन को मंजूरी मिल गई, दूसरा ग्लाइफोसेट को हमने क्या कर दिया, तेलंगाना में बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। तेलंगाना की राजधानी आप सबको पता है हैदराबाद है। और यहाँ के सीएम है यहाँ के चंद्रशेखर राव। साहब है यहाँ के सीएम। और डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ के गवर्नर है, डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊं, यहाँ की जो हाई कोर्ट है, तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का नाम है हिमा कोहली। और ये वर्तमान में भारत की एकमात्र महिला चीफ जस्टिस है किसी भी हाई कोर्ट में। भारत में 25 हाई कोर्ट्स हैं, 25 हाई कोर्ट्स में से जो 24 हाई कोर्ट है उनमें सब में मेल हैं जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के। लेकिन तेलंगाना हाई कोर्ट की वर्तमान जो चीफ जस्टिस है वो एक फीमेल है, एकमात्र फीमेल है, हिमा कोहली जी। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। अगली बात करते हैं, पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं एन रंगास्वामी। ये आपको फोटो में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल किसी साउथ के हीरो के फादर की तरह है ना, हीरो की तरह तो नहीं, साउथ के हीरो के फादर की तरह। तो वर्तमान में पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री, अब आप इनका नाम याद रखेंगे। पुडुचेरी की अगर बात करें तो देखो, भारत का एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी या एकमात्र ऐसा राज्य, दोनों कैटेगरी में जो पूछा जाता है, क्योंकि राज्य तो है ही नहीं ऐसा कुछ, सिर्फ एक ही ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो 4 जिले हैं जिसके, और ये 4 जिले 3 राज्यों में फैले हुए हैं, 3 राज्यों में फैले हुए हैं। देखिए थोड़ी सी इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे है। यहाँ पे ये हमारा केरल है, और केरल में यहाँ पे इसका एक जिला है माहे। ये पुडुचेरी का है, केरल के अंदर है लेकिन पुडुचेरी का है। यहाँ पे ये हमारा तमिलनाडु है, और यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश हो जाता है। तो आंध्र प्रदेश में एक इसका जिला जो आपको मिलेगा वो मिलेगा यनम। आंध्र प्रदेश में यहाँ पे आपको एक जिला मिलेगा यनम पुडुचेरी का, और एक पुडुचेरी और कराईकल, ये आपको दोनों मिलेंगे इसमें तमिलनाडु में। यहाँ पे मिलेगा आपको पुडुचेरी, जो इसी की राजधानी भी है, और यहीं पे आपको पास में मिलेगा कराईकल। तो 4 जिले हैं, 3 राज्यों में फैले हुए हैं, केरल में है, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। कई बार इनका क्रम भी पूछ लेता है कि इधर से होते हुए इधर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आंध्र प्रदेश, इसके पुडुचेरी के जिलों का क्रम बताइए। तो आपको ये
क्रम ध्यान रखना है, आप सारी चीजें सोल्व आराम से कर लोगे। और ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर बात करते हैं खाद्य मूल्य सूचकांक की। फूड प्राइस इंडेक्स इसको कहते हैं, फूड प्राइस इंडेक्स यानी FPI, और हर महीने जारी किया जाता है। लगभग अप्रैल 2021 का जारी किया जा चुका है। तो पहली बात करते हैं कि जारी कौन करता है। यहाँ पे आपको नाम नजर आ रहा होगा, FAO जारी करता है। हिंदी में कहेंगे तो खाद्य एवं कृषि संगठन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। अप्रैल 2021 का जारी किया गया है। कितना है इंडेक्स? अप्रैल 2021 का FPI है 120.9, और मार्च 2021 का कितना था? मार्च 2021 का FPI था 118.9। इसको याद नहीं रखना, अभी तो आपको ये याद रखना है। अगर आपका नेक्स्ट मंथ में कोई एग्जाम है, जो कि कहीं से भी उम्मीद नजर नहीं आती कि इस वक्त कोई भी एग्जाम कंडक्ट हो रहा होगा। सारे एग्जाम जो है वो धीरे धीरे पोस्टपोन होते जा रहे हैं, और अभी जरूरी भी है। अभी एग्जाम से ज़्यादा जरूरी है हमारी जाने, आपकी जाने। तो आपको अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखना चाहिए। एग्जाम तो होने वाले होते रहेंगे, और इसके अलावा आपको पता भी है कि भारत सरकार कौन से एग्जाम कितने वक्त में और कब तक करा लेती है। तो मुझे नहीं लगता कि कोविड-19 की वजह से हमारे एग्जाम में इतनी डिले होगी जितनी कि पिछले जो हिस्ट्री रही है ना भारत सरकार की एग्जाम्स को डिले कराने में, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। फिर चलो आगे बात करते हैं। ये जो खाद्य मूल्य सूचकांक है, ये क्या चीज को दर्शाता है, किसको दर्शाता है? तो ये अंतरराष्ट्रीय बाजार में कुछ चीजों के मूल्य को दर्शाता है। जैसे जो आवश्यक चीजें, अनाज है, तिलहन है जिनका हम तेल निकालते हैं, तिलहन, डेयरी उत्पाद है, मांस है, मांस और चीनी। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनाज, तिलहन, डेयरी, मांस और चीनी के मूल्य में जो मासिक परिवर्तन होता है उसको दर्शाता है खाद्य मूल्य सूचकांक। जारी किया जाता है FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और आपको ये पता होना चाहिए कि FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है। FAO का हेडक्वार्टर है रोम में, और रोम इटली की राजधानी है। और इटली कौन से सागर में? भूमध्य सागर में। यूरोप का एक कंट्री है, भूमध्य सागर में अवस्थित इटली की राजधानी रोम में है FAO का हेडक्वार्टर। इतनी बात आपको पता रहे। फिर कुछ इंपोर्टेंट न्यूज की और बात करते हैं। 15वां शेख जायद बुक अवार्ड मिला है ताहिरा कुतुबुद्दीन को। 15वां शेख जायद बुक अवार्ड, ये आपको पिक में नजर आ रही है, ताहिरा कुतुबुद्दीन, इनको मिला है। और ये कौन है? ये यूएसओ की एक यूनिवर्सिटी है, शिकागो यूनिवर्सिटी। शिकागो यूनिवर्सिटी में अरबी की प्रोफेसर है ताहिरा कुतुबुद्दीन, और इनको अभी मिला है 15वां शेख जायद बुक अवार्ड। आपको पता रहे ये लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, ये अवार्ड साहित्य के फील्ड में दिया जाने वाला अवार्ड है। ओके, फिर बात करते हैं किताब की। बुक का नाम है द बेंच, बच्चों के लिए लिखी गई बुक है। और इस बुक को लिखा है मेघन मार्कले। यहाँ पे आपको जो नजर आ रही है एक बच्चे के साथ, ये है मेघन मार्कले, और इनकी बुक का ये कवर पेज है द बेंच। तो ये बुक लिखी है मेघन मार्कले ने, अभी चर्चाओं में बनी हुई है, आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं स्पेस एक्स की। स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है, जो हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। और एलन मस्क की कंपनी अभी फिर से चर्चा में इसलिए थी क्योंकि इन्होंने 60 नए स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, और ये लॉन्च करने का इनका उद्देश्य है हाई स्पीड इंटरनेट। इनका एक मोटिव ये है कि पूरी दुनिया में सस्ते दामों में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराया जा सके। इसलिए इन्होंने भी हाल ही में, पहले भी इन्होंने काफी छोड़े, हाल ही में हाई स्पीड इंटरनेट के लिए इन्होंने 60 कौन से सैटेलाइट छोड़े? स्टारलिंक सैटेलाइट छोड़े और लॉन्च किया। मतलब और कौन सी रॉकेट से? तो रॉकेट का नाम ज्यादा जरूरी है, रॉकेट फाल्कन 9। एलन मस्क है इसके मालिक, स्पेसएक्स के, आपको पता होना चाहिए।
फिर बात करते हैं एक सिनोफार्म वैक्सीन की, जिसको WHO ने आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी। तो ये सिनोफार्म वैक्सीन कहाँ की है? तो ये चाइना की वैक्सीन है। अब चाइना का नाम आते ही एक तो कोविड-19 की वो पुरानी वाली यादें ताजा हो जाती है कि जहाँ से आया वो चाइना था, वुहान था चाइना का। तो क्या अब चाइना ये वैक्सीन, मतलब चाइना की वैक्सीन पे हमें भरोसा होगा? क्योंकि चाइना के ऊपर जो हमारा भरोसा था पहले ही कम था, और उसके बाद में जो कोविड-19 शुरू हुआ उसके बाद में तो बिल्कुल नगण्य हो चुका है हमारा चाइना के ऊपर भरोसा। लेकिन चाइना की एक वैक्सीन है जिसको WHO ने आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है, सिनोफार्म वैक्सीन। आपको नाम ध्यान रखना है। क्या है इस वैक्सीन की एक बहुत खास बात आपको बताता हूँ। इसका ये जो स्टिकर इसके ऊपर लगा हुआ है, अगर ये वैक्सीन अधिक गर्मी के संपर्क में आ जाती है, आपको पता है वैक्सीन है तो इन्हें कोल्ड स्टोरेज रखना होता है, ठंडी जगहों पे इनका स्टोरेज किया जाना होता है। लेकिन अगर बाई चांस ये गर्मी के संपर्क में आ गई और यूज करने लायक नहीं है, तो इनके स्टिकर का रंग अपने आप चेंज हो जाता है। तो डॉक्टरों को पता लगाने की जरूरत नहीं है कि ये सही है या खराब है। स्टिकर का रंग अगर चेंज हो गया तो फिर उसको यूज नहीं किया जा सकता। ये एक खास बात है, एक विशेषता है सिनोफार्म वैक्सीन की। WHO ने अभी इसकी अनुमति दे दी है इसके उपयोग की। WHO की बात करें तो WHO के जो प्रमुख हैं, महासचिव हैं, महानिदेशक, उनका नाम है टेड्रोस अधानोम। टेड्रोस अधानोम इथियोपिया से बिलोंग करते हैं, इथियोपिया से, अफ्रीकन कंट्री इथियोपिया, और इथियोपिया की राजधानी है एडिस अबाबा। फिर बात करते हैं जो हमने सबसे पहले मोटिवेशन देखा था उस पर्सन की, कामिरीता शेरपा। देखिए माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जहां पे 12 महीने, वर्ष के 12 महीने बर्फ जमी रहती है, उसको 25वीं बार फतेह कर लिया है कामिरीता शेरपा ने। एक पहली बार नहीं, 25वीं बार। तो ये एक वो पर्सन है जो ये बताता है हमें कि अगर आप कोई काम को सोचते हो करने के लिए तो बिल्कुल आप उसे कर भी सकते हो, है ना। 51 वर्ष के पर्सन है, 51 वर्ष इनकी आयु है, और 1994 में जो पहली बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी उसको फतेह किया था 1994 में। और उसके बाद हर साल ये बंदा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाता है और हाथ हिलाता है ऐसे। देखो ये नजर आ रहे हैं ना, ये है कामिरीता शेरपा। एक नेपाल के पर्सन है, नेपाल के पर्वतारोही हैं, आपको पता होना चाहिए, नेपाली पर्वतारोही। माउंट एवरेस्ट नेपाल पे ही ना, नेपाल में, और चाइना की बॉर्डर पे है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट को 25वीं बार 51 वर्ष की उम्र में फतेह करने वाले पर्सन का नाम है कामिरीता शेरपा। तो अगर आप कहीं से भी निराशा आपको नजर आती है अपनी जिंदगी में, तो ऐसे पर्सन्स को देखिए, इनके बारे में पढ़िए, और अपने आप आपकी जिंदगी में मोटिवेशन की बहार आ जाने वाली है। तो एक बड़ी पर्सनैलिटी बन के नजर आ रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए मोटिवेशन का काम कर रहे हैं। 51 वर्ष की उम्र में 25वीं बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। पिछली साल इन्होंने 24वीं बार फतेह किया था, अब 25वीं बार हो गया। हो सकता है आने वाले साल हम इनको फिर से डिस्कस करें 26वीं बार के लिए। तो 1994 के बाद कभी रुके नहीं है, हर साल इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। तो ये बताते हैं कि रुकना नहीं है जिंदगी में। अगर कुछ देखिए, अगर इन्होंने जब पहली बार फतेह किया था ना माउंट एवरेस्ट, तो भी वो एक बड़ा नाम था, बड़ी पर्सनैलिटी वो तभी बन चुके थे, लेकिन वहीं पे वो रुके नहीं कि अब मैं एक सफल आदमी बन चुका हूँ और काम करना छोड़ दूंगा। तो ये हमें ये भी एक सबक देते हैं कि जब आप अपने किसी टारगेट को अचीव कर लेते हो, वहां पे आपको रुक नहीं जाना है, आपको एक नया टारगेट सेट करना है, एक नया गोल सेट करना है, और फिर उसे पाने के लिए काम करना शुरू कर देना है। तो कामिरीता शेरपा 25वीं बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस हम सब की तरफ से, एकेडमिया क्लासेस की तरफ से। और फिर अंतिम एक दुखद खबर की बात कर लेते हैं। एक निधन हुआ है शेष नारायण सिंह का। ये भारत के वरिष्ठ पत्रकार थे, एक बेहतरीन पत्रकार थे, नामचीन पत्रकार थे। तो इनके बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप जरूर बताएं कैसा लगता है, कमेंट करके बताया जाए।
और कुछ नए कंटेंट, कुछ नई सीरीज आपको चाहिए हो तो वो भी बताएं। लाइक करें, अगर पसंद आता है डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक करने का कारण जरूर बताएं ताकि उसमें चीज़ों को बेहतर किया जा सके। दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस उम्मीद के साथ कि आप सब घर पे हैं, सुरक्षित हैं, पढ़ रहे हैं। दिस इज शकील अहमद साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।